Hello students, welcome all of you. In this video, I Abhay Kumar going to discuss a very important topic, the resolving power of a microscope in physical optics for BSc Part 2 Physics Honors, Physics Subsidiary and Physics General courses in lecture number 6 of the physical optics. Resolving power of a microscope एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसे सभी यूनिवर्सिटीज़ के फिजिक्स के पेपर्स में, चाहे वह फिजिक्स ऑनर्स का पेपर हो या फिजिक्स बीएससी पार्ट 2 फिजिक्स सब्सिडियरी का पेपर हो या बीएससी पार्ट 2 फिजिक्स जनरल का पेपर हो, तो सभी के पेपर्स में रिजॉल्विंग पावर ऑफ ए माइक्रोस्कोप का एक्सप्रेशन डिराइव करने के लिए बराबर पूछा जाता है, यूजुअली पूछा जाता है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिफाइन रिजॉल्विंग पावर ऑफ ए माइक्रोस्कोप and then after we will derive expression for resolving power of a microscope. Resolving power of a microscope is its ability to form two distinctly separate images of two close objects or two nearby objects, because a microscope is used to see magnified image of two close objects or two nearby objects. माइक्रोस्कोप का रिजॉल्विंग पावर उस माइक्रोस्कोप की एबिलिटी है जिसके कारण माइक्रोस्कोप के ऑब्जेक्टिव के द्वारा दो क्लोज ऑब्जेक्ट्स जो एक दूसरे के काफ़ी नज़दीक हैं, उसके इमेज को अलग अलग कर रिजॉल्व या विभेदित किया जाता है, जिससे कि दो क्लोज ऑब्जेक्ट्स, दो नियर बाई ऑब्जेक्ट्स के इमेज को साफ साफ क्लियरली उसमें अंतर कर, मतलब दोनों पॉइंट ऑब्जेक्ट्स के इमेज को में अंतर कर उसे स्पष्ट रूप से देखा जा सके. तो माइक्रोस्कोप की इस एबिलिटी को रिजॉल्विंग पावर ऑफ ए माइक्रोस्कोप कहा जाता है. रिजॉल्विंग पावर ऑफ ए माइक्रोस्कोप इज मेजर्ड in the terms of the smallest distance between two close or two nearby point objects, say O and O dash, which can be resolved distinctly by the objective, say AB, of the microscope. माइक्रोस्कोप के रिजॉल्विंग पावर को दो पॉइंट ऑब्जेक्ट्स जो काफ़ी क्लोज होते हैं, सपोज किया जाए O एंड O डैश, क्योंकि माइक्रोस्कोप के हेल्प से हम नज़दीक की चीज़ों को, निकट की चीज़ों को क्लियरली देख पाते हैं, और उसमें दोनों नियर बाई ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के काफ़ी क्लोज हैं, एक दूसरे से लगभग सटे हुए हैं. इनके बीच का डिस्टेंस काफ़ी स्मॉल है, तो इस स्मॉलेस्ट डिस्टेंस जो दो पॉइंट ऑब्जेक्ट्स O एंड O डैश के बीच होगा, उसके टर्म में रिजॉल्विंग पावर ऑफ ए माइक्रोस्कोप को एक्सप्रेस किया जाता है. और रिजॉल्विंग पावर ऑफ ए माइक्रोस्कोप इज
the reciprocal of this smallest distance between two closed objects O and O dash, whose image I and I dash can be distinctly formed by the objective AB of a microscope. And this shortest distance between two closed points objects whose images are to be resolved by the microscope is called the limit of resolution of the microscope. इस मिनिमम डिस्टेंस को माइक्रोस्कोप का, इस मिनिमम डिस्टेंस जो दो निकट पॉइंट ऑब्जेक्ट्स ओ एंड ओ डैश, जिसे एस से डिनोट किया गया है, दिस स्मॉलेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ऑब्जेक्ट्स, मतलब दोनों पॉइंट्स ऑब्जेक्ट्स ओ एंड ओ डैश के बीच में जो स्मॉलेस्ट डिस्टेंस एस है, इसे लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ द माइक्रोस्कोप या ऑफ ए माइक्रोस्कोप, मतलब माइक्रोस्कोप सूक्ष्मदर्शी की विभेदन सीमा कहा जाता है. So, resolving power of a microscope is expressed as the reciprocal of the limit of resolution. That is, resolving power, abbreviated as R dot P dot of a microscope, is equal to 1 by limit of resolution. 1 by limit of resolution. That is 1 by small s. अब अगर लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन जो स्मॉलेस्ट डिस्टेंस है दो क्लोज पॉइंट ऑब्जेक्ट्स ओ एंड ओ डैश के बीच में, तो वह डिस्टेंस जितना स्मॉलर होगा उस माइक्रोस्कोप का रिजॉल्विंग पावर उतना ही हाइयर होगा, उतना ही ज़्यादा होगा. दैट इज द स्मॉलर इज द लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ ए माइक्रोस्कोप, द हाइयर इज सेड टू बी द रिजॉल्विंग पावर of the microscope, because resolving power of a microscope is equal to reciprocal of the limit of resolution of the microscope. That is 1 by limit of resolution of the microscope is equal to resolving power of a microscope, that is 1 by s. Now we have to find the expression for resolving power of a microscope. Since the boundary of the objective lens AB of a microscope can be supposed to be a circular aperture, hence the image I and I dash of two closed point objects O and O dash formed by the objective lens AB of the microscope are Fraunhofer diffraction pattern. Each diffraction pattern consists of a central bright disk surrounded by alternate dark and bright circular rings. The centers of two bright disks, due to the diffraction in the diffraction pattern of two point objects O and O dash, will lie at I and I dash, which are the geometrical images of two point objects O and O dash respectively. According to Rayleigh criterion, two images I and I dash of two point objects O and O dash formed by the objective lens of the microscope is said to be just resolved if the center of the bright disk, due to the diffraction pattern of the point object O,
will coincide to the first minima or dark ring due to the another point object, due to the refraction pattern of the another point object O dash and vice versa. रेले क्राइटेरियन के अनुसार माइक्रोस्कोप के ऑब्जेक्टिव लेंस ए बी के द्वारा दो निकट के पॉइंट ऑब्जेक्ट्स ओ एंड ओ डैश का इमेज फॉर्म होता है आई एंड आई डैश पर, तो उन दोनों इमेज को जस्ट रिजॉल्व, ठीक विभेदित माना जा सकता है। मतलब दोनों इमेज को आई एंड आई डैश को, जो कि दोनों क्लोज पॉइंट ऑब्जेक्ट्स ओ एंड ओ डैश का इमेज फॉर्म हुआ है माइक्रोस्कोप के ऑब्जेक्टिव लेंस के द्वारा, तो उन दोनों इमेज आई एंड आई डैश को क्लियर करके देखा जा सकता है, तो उसे जस्ट रिजॉल्व होना कहा जाएगा, जस्ट ठीक विभेदित कहा जाएगा। अगर उन दोनों इमेज आई एंड आई डैश को साफ साफ अलग अलग देखा जा सके, देन बोथ इमेज आर सेड टू बी जस्ट रिजॉल्व। बोथ इमेज आई एंड आई डैश आर said to be just resolved when they can be seen distinctly and separately। तो दोनों आई एंड आई डैश, दो क्लोज पॉइंट ऑब्जेक्ट्स ओ एंड ओ डैश का जो फॉर्म होता है ऑब्जेक्टिव लेंस के द्वारा माइक्रोस्कोप का, तो उसे ठीक रिजॉल्व, ठीक विभेदित कहा जाएगा यदि पॉइंट ऑब्जेक्ट ओ का डिफ्रैक्शन पैटर्न का सेंट्रल ब्राइट डिस्क, जिसका सेंटर आई पर लाई करता है, तो वह ब्राइट डिस्क का सेंटर आई सेकेंड पॉइंट ऑब्जेक्ट ओ डैश के कारण जो डिफ्रैक्शन पैटर्न है, ओ डैश का डिफ्रैक्शन पैटर्न के फर्स्ट डार्क रिंग मतलब मिनिमा से कोइंसाइड कर जाए, जैसा कि इस डायग्राम में भी रिप्रेजेंट किया गया है। और ठीक उसका उल्टा का मतलब सेकेंड पॉइंट ऑब्जेक्ट ओ डैश का डिफ्रैक्शन पैटर्न का ब्राइट डिस्क का सेंटर आई डैश पर है, तो वह फर्स्ट पॉइंट ऑब्जेक्ट ओ के डिफ्रैक्शन पैटर्न के फर्स्ट डार्क रिंग से कोइंसाइड करेगा, मतलब मिनिमा से कोइंसाइड करेगा। मतलब सेकेंड पॉइंट ऑब्जेक्ट के कारण जो मैक्सिमा है, मतलब सेंट्रल ब्राइट डिस्क, उसका सेंटर कोइंसाइड करना चाहिए फर्स्ट पॉइंट ऑब्जेक्ट के डिफ्रैक्शन पैटर्न में जो डार्क रिंग है, मतलब मिनिमा है, उससे कोइंसाइड करना चाहिए। एरी हैज फाउंड दैट this will only happen, that is both image I and I dash will be just resolved by the objective of the microscope if the path difference between two extreme rays O dash bi and O dash ai must be equal to 1.22 lambda times the wavelength of light. Write down. Now Airy has shown that the path difference between two extreme rays, that is O dash B I producing from point object O dash B I minus O dash AI equals to 1.22 into lambda. This is, suppose it is equation number 1. This is Airy's condition. Path difference O dash B I between two extreme rays from the point object O dash
is O dash bi minus O dash ai is equal to 1.22 into lambda. Lambda is the wavelength of light. Since paths ai and bi are equal, a से i का डिस्टेंस और b से i का डिस्टेंस या ai पाथ और bi पाथ इक्वल है, इसलिए दोनों एक्सट्रीम रेंज O dash bi एंड O dash ai के बीच पाथ डिफरेंस को केवल लिखा जा सकता है O dash b माइनस O dash a. Therefore we can write since paths ai and bi are equal, that is ai is equal to bi, therefore path difference between two extreme range, पाथ डिफरेंस बिटवीन टू एक्सट्रीम रेंज जो ऑब्जेक्टिव के दोनों इंटरफेस ए एंड बी से होकर के ट्रेवल करते हैं, तो पाथ डिफरेंस बिटवीन टू एक्सट्रीम रेंज इज इक्वल टू ओनली वी कैन राइट O dash b माइनस O dash a, O dash b माइनस O dash a equals to 1.22 lambda, and this is equation number 2. Now suppose a small I be the semi-vertex angle of the cone of rays received by the objective lens AB of the microscope from the point object O. पॉइंट ऑब्जेक्ट O से ट्रेवल करने वाले लाइट रेज, प्रोड्यूस होने वाले लाइट रेज, पॉइंट ऑब्जेक्ट O से प्रोड्यूस होने वाला लाइट रेज जब ट्रेवल करके ऑब्जेक्टिव माइक्रोस्कोप के ऑब्जेक्टिव लेंस के दोनों इंड्स ए एंड बी इन फेसेस पर पहुंचता है, तो ऑब्जेक्टिव के द्वारा जो लाइट रेज पॉइंट ऑब्जेक्ट से O से रिसीव किया जाएगा, तो उसके कारण एक कोन का फॉर्मेशन हो रहा है. ये कोन का फॉर्मेशन हो रहा है, ओ ए बी कोन का फॉर्मेशन हो रहा है, और उसके द्वारा पॉइंट ऑब्जेक्ट O पर जो हाफ एंगल फॉर्म हो रहा है, तो उसे क्या कहेंगे, सेमी वर्टेक्स एंगल कहेंगे. तो let I be the semi vertex angle which is shown in figure 1, semi vertex angle of the cone of light rays received by the objective of the microscope coming from the point object O, and S is the distance between smallest distance between two point objects O and O dash, which is called limit of resolution. So let O and O dash be the distance between two close point objects whose images are just to be resolved by the objective of the microscope. So let O dash in figure 2, distance between two point objects, which is also called is equal to limit of resolution of the microscope. We have already discussed. Let O dash is equal to S, and जैसा कि I एंड I जैसा कि मैंने बताया, I सेमी वर्टेक्स एंगल है जो कि लाइट रेज के पॉइंट ऑब्जेक्ट O से प्रोड्यूस होने वाला ट्रेवल करने वाला लाइट रेज जो रिसीव होगा ऑब्जेक्टिव लेंस के द्वारा माइक्रोस्कोप का, तो कोन ऑफ रेज के द्वारा, कोन ऑफ लाइट रेज जो फॉर्म हुआ, मतलब लाइट रेज के द्वारा जो कोन फॉर्म हुआ, शंकु का जो फॉर्मेशन हो रहा है, तो उसके द्वारा पॉइंट ऑब्जेक्ट O पर जो हाफ एंगल फॉर्म होता है इस पूरे कोन के द्वारा, उसको हम क्या कहेंगे, सेमी वर्टेक्स एंगल, जो कि स्मॉल आई है. और यहाँ पर भी आई को रिप्रेजेंट किया गया है. यहाँ पर फिगर 2 में, इन फिगर 2 O and O dash are two point objects and light rays producing from O and O dash which are travelling along A should be taken as parallel because both point objects O and O dash are very close. क्योंकि दोनों point objects O and O dash काफ़ी नज़दीक हैं, इसलिए दोनों point objects, both point objects O and O dash से A के along लाइट रे जो ट्रेवल करेगा O dash A एंड फिर OA, दोनों को पैरेलल माना जा सकता है. और उसी ढंग से अब सिमिलरली टू लाइट रेज प्रोड्यूसिंग फ्रॉम टू पॉइंट ऑब्जेक्ट्स O and O dash ट्रेवलिंग along B, that is 2B along B should also be taken as parallel since both point objects O and O dash are close. तो दोनों पॉइंट ऑब्जेक्ट्स O and O dash काफ़ी नज़दीक हैं, इसलिए O and O dash से प्रोड्यूस होने वाले दोनों लाइट रेज A के अलॉन्ग, मतलब जो इंटरफेस ऑब्जेक्टिव के इंटरफेस A की ओर ट्रेवल कर रहा है, O तथा O dash से प्रोड्यूस होने वाला लाइट रेज, दोनों को पैरेलल माना जा सकता है क्योंकि दोनों पॉइंट ऑब्जेक्ट्स काफ़ी क्लोज है. तो उस सिचुएशन में और फिर
दोनों पॉइंट ऑब्जेक्ट्स O एंड O डैश से प्रोड्यूस होने वाला लाइट रेज जो ऑब्जेक्टिव लेंस के दूसरे इंटरफेस लोअर इंटरफेस B की ओर ट्रेवल कर रहा है, तो इन दोनों लाइट रेज को भी पैरेलल माना जा सकता है, सिंस बोथ पॉइंट ऑब्जेक्ट्स O एंड O डैश आर क्लोज टू ईच अदर, दोनों पॉइंट ऑब्जेक्ट नज़दीक हैं इस कारण से। तो यहाँ पर O एंड O डैश से प्रोड्यूस होने वाला लाइट रेज जो ऑब्जेक्टिव के इंटरफेस A की ओर ट्रेवल कर रहा है, उन दोनों को पैरेलल दिखाया गया है, रिप्रेजेंट किया गया है। और फिर B के अलॉन्ग जो इंटरफेस सेकेंड इंटरफेस लोअर इंटरफेस B ऑब्जेक्टिव का लेंस का, उसकी ओर ट्रेवल करने वाला जो लाइट रेज है वो और O डैश से प्रोड्यूस होने वाला, उसको भी पैरेलल रिप्रेजेंट किया गया है। और यहाँ OM परपेंडिकुलर ड्रॉन किया गया है OB के अलॉन्ग, एंड ON परपेंडिकुलर ड्रॉन किया गया है AO डैश प्रोड्यूस्ड पर, AO डैश प्रोड्यूस्ड लाइन पर ON परपेंडिकुलर ड्रॉन किया गया है, किसके लिए? पाथ डिफरेंस के लिए। तब क्या होगा? B इंटरफेस ऑब्जेक्टिव लेंस के इंटरफेस B की ओर ट्रेवल करने वाला लाइट रेज के बीच का पाथ डिफरेंस कितना हो जाएगा? O डैश M हो जाएगा। और A के अलॉन्ग ट्रेवल करने वाला लाइट रेज, दोनों पैरेलल लाइट रेज के बीच का पाथ डिफरेंस NO डैश हो जाएगा। सो द पाथ डिफरेंस बिटवीन टू लाइट रेज प्रोड्यूसिंग फ्रॉम O and O डैश ट्रेवलिंग अलॉन्ग द इंटरफेस A of the objective lens will be OM path difference, along OA path difference will be ON, while the path difference between two light rays traveling producing from both point objects O and O dash which are traveling along the another or lower interface of the objective will be, the path difference will be OM. The path difference between O dash M. Path difference will be O dash M, where OM is the perpendicular drawn upon O dash B. So path difference along the light rays traveling along interface A of the objective after producing from O and O dash will be NO dash. This is the path difference. While the path difference between two light rays traveling along the lower interface of the objective lens after producing from two point objects O and O dash will be along OB पार्ट डिफरेंस कितना हो जाएगा? O dash M. अब इन दोनों पार्ट डिफरेंस को हम इस फिगर के ज्योमेट्री से मालूम कर सकते हैं। इन द राइट एंगल ट्रेंगल OM O डैश क्या हो जाएगा? साइन आई इक्वल टू साइन आई इक्वल्स टू परपेंडिकुलर हो जाएगा कौन इसमें? यहाँ एंगल आई है, ये एंगल O डैश इज स्मॉल आई विच इज़ द सेमी वर्टेक्स एंगल, तो फिगर 1 में रिप्रेजेंट किया गया था। तो इस एंगल आई के सामने का साइड ये O डैश M परपेंडिकुलर हो गया, तो O डैश M अपॉन हाइपोटेनस O डैश एंड O डैश M इज देयरफॉर O डैश M इज O डैश इज hypotenuse is O dash is S, which is the distance between two point objects O and O dash, and this distance is called limit of resolution. Therefore, it is O dash M upon OA dash is S, sin I is equal to O dash M upon S. Therefore, path difference between two light rays producing from O and O dash and traveling along interface lower interface B of the objective is O dash M. O dash M is equal to कितना हो गया? S sin I. O dash M is equal to S sin I. तो ये ट्रेंगल किसमें हो गया? राइट एंगल ट्रेंगल OM O डैश में, इन ट्रेंगल OM O डैश, इन ट्रेंगल OM O डैश वी हैव पाथ डिफरेंस O dash M. पाथ डिफरेंस बिटवीन टू लाइट रेज ट्रेवलिंग अलॉन्ग इंटरफेस B of the objective is O dash M is equal to S sin I. Similarly, in the right angle triangle ON O dash we can obtain again we obtain sin I is equal to perpendicular NO upon hypotenuse O dash. Therefore, NO dash is also equal to distance O dash is S, so NO dash is also equal to S sin I. The both path differences along A and along B are equal, that is S sin I. So O dash NO dash path difference along A is also S sin I. So therefore in figure 2 we have
पाथ डिफरेंस अलोंग बी पहले इंटरफेस बी के अलोंग लाइट रेज ओ एंड ओ डैश से प्रोड्यूस होने वाला दोनों पॉइंट ऑब्जेक्ट से जो ट्रेवल कर रहा है तो उसके अलोंग पाथ डिफरेंस. तो इन फिगर 2 पाथ डिफरेंस बिटवीन टू लाइट रेज ट्रेवलिंग अलोंग बी इंटरफेस बी ऑफ द ऑब्जेक्टिव. तो पाथ डिफरेंस बिटवीन टू लाइट रेज traveling along B is क्या होगा ओ डैश बी माइनस ओ बी. ओ डैश एम के आगे मतलब एम से बी तक और ओ से बी तक का डिस्टेंस इक्वल होगा. तो एक्स्ट्रा डिस्टेंस कौन हो गया दोनों लाइट रेज के बीच में. ओ डैश से प्रोड्यूस होने वाला लाइट रेज एक्स्ट्रा डिस्टेंस कितना कवर करेगा ओ डैश एम. यही पार्ट डिफरेंस हो गया दोनों लाइट रेज के बीच में. तो पार्ट डिफरेंस हो गया ओ डैश एम. पार्ट डिफरेंस इज ओ डैश बी माइनस ओ बी and this is equal to O dash M is equal to S sin I. This is equation number 3. And path difference between two light rays traveling along A, that is interface upper interface A of the objective is कितना पाथ डिफरेंस हो जाएगा. अब OA माइनस O डैश A और इसमें एक्स्ट्रा डिस्टेंस कितना होगा NO डैश जो पार्ट डिफरेंस होगा. तो एंड OA एंड along path difference along between two light rays along path difference between two light rays traveling along the upper end A of the objective. Light rays traveling along A is given by क्या होगा OA माइनस O डैश A. OA minus O dash A is equal to NO dash. This extra distance is the path difference. So we have along B path difference between two light rays is OA minus O dash A equals to again NO dash is S sin I in the right angle triangle ON O dash we have already obtained from figure 2. OA minus O dash A is again S sin I. This is equation number 4. Now adding both equations 3 and 4 we will obtain path difference between O dash B minus O dash A along B and A, along the interfaces B and A of the objective, and assuming that OA is equal to, assuming that paths OA and OB to be equal, O से A का डिस्टेंस एंड O से B का डिस्टेंस मतलब ऑब्जेक्टिव लेंस के लोअर फेस का डिस्टेंस और अपर फेस A का डिस्टेंस पॉइंट ऑब्जेक्ट O से क्या है इक्वल है, और इसलिए यहाँ पर इसको ऐड करेंगे तो OB और OA मतलब OB इजकल टू OA प्लस OA माइनस OB दोनों कैंसिल हो जाएगा क्योंकि OB इजकल टू OA. देयरफॉर आफ्टर एडिंग इक्वेशंस 3 and 4 and taking OA इजकल टू taking paths OA and since paths OA and OB are equal, so since OA is equal to OB, so we have after adding 3 and 4 we have O dash B OA is equal to OB मतलब प्लस OA माइनस OB दोनों कैंसिल हो गया क्योंकि OA is equal to OB है. तो O dash B ऐड करने पर क्या हो जाएगा 3 है O dash B माइनस OB is equal to S sin I और इक्वेशन 4 है OA माइनस O dash A is equal to S sin I. तो we have O dash B minus O dash A क्योंकि O dash A निगेटिव है is equal to S sin I plus S sin I, that is 2S sin I, and this is equation number 5. Now putting this value
of O dash B minus O dash B, O dash B minus O dash A in the LHS of equation 1. Equation 1 के LHS में क्या था? From the airy condition, part difference between two extreme rays from O dash, that is O dash B minus O dash A is equal to 1.22 lambda. तो LHS में अब इक्वेशन 1 के LHS में कितना रख सकते हैं? पार्ट डिफरेंस O dash B minus O dash A is equal to 2s sin I. So using substituting the value of O dash B minus O dash A, that is 2s sin I in LHS of equation 1. So using equation 5 in equation 1, we get part difference from 5 is 2s sin I, और इक्वेशन 1 के RHS में था, RHS ऑफ इक्वेशन 1 इज 1.22 lambda. Therefore limit of resolution of the microscope is S. We have already discussed it. So limit of resolution of the microscope of the microscope is S equals to 1.22 lambda upon 2 sin I. और यह लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन का एक्सप्रेशन किसी माइक्रोस्कोप के लिए है उस सिचुएशन में, इन दैट सिचुएशन व्हेन द मीडियम इज एयर बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ द माइक्रोस्कोप। यह किसी माइक्रोस्कोप के लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन जो कि दोनों पॉइंट ऑब्जेक्ट्स के बीच का मिनिमम डिस्टेंस होता है, तो दोनों पॉइंट ऑब्जेक्ट्स के बीच का डिस्टेंस को लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन कहा जाता है, विभेदन सीमा माइक्रोस्कोप का। तो उस सिचुएशन में लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन है जब पॉइंट ऑब्जेक्ट हो तथा ऑब्जेक्टिव लेंस के बीच का मीडियम क्या हो, एयर प्रेजेंट हो। लेकिन यूजुअली माइक्रोस्कोप में हम मीडियम के रूप में ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्टिव लेंस के बीच का जो मीडियम होता है उसमें किसी आयल का यूज करते हैं जिसका सपोज किया जाए उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उस आयल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, म्यू है। तो फॉर ए मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ द माइक्रोस्कोप, फॉर ए मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स R dot I dot, the abbreviated form refractive index RI mu, R dot I dot refractive index, for a medium of refractive index between the point object O and the objective of the microscope, for a medium of RI refractive index mu in a microscope. In the microscope we have limit of resolution of the microscope S is equal to 1.22 lambda upon 2 mu. अब एयर के लिए तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, तो इक्वेशन 6 एयर के लिए था लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन माइक्रोस्कोप का। लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन जब मीडियम क्या है, माइक्रोस्कोप में मीडियम यूज होगा, पॉइंट ऑब्जेक्ट हो एंड ऑब्जेक्टिव के बीच में वह एयर है, तब लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन का एक्सप्रेशन 6 होगा। अब यहाँ लेकिन जब माइक्रोस्कोप में ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्टिव के बीच में कोई दूसरा मीडियम हो, जनरली किसी आयल का यूज किया जाता है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लिया जाए म्यू है, तो उस सिचुएशन में लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन क्या हो गया, 1.22 लैम्डा अपॉन 2 म्यू साइन आई। एंड म्यू साइन आई को न्यूमेरिकल अपर्चर कहा जाता है। म्यू साइन आई इज कॉल्ड द न्यूमेरिकल अपर्चर ऑफ द माइक्रोस्कोप, सो इट इज 1.22 लैम्डा अपॉन 2 n dot a dot is the numerical aperture of the microscope, and this is equation number 7. This is the formula for limit of resolution of a microscope if a medium of refractive index mu is present between the object and objective of the microscope. So finally we have to obtain the formula for resolving power. So since resolving power of a microscope is the reciprocal of the limit of resolution, so resolving power abbreviated as R dot P dot, that is resolving power of a microscope
इक्वल्स टू 1 बाई लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन दैट इज 1 बाई एस। लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन क्या है? डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट ऑब्जेक्ट्स ओ एंड ओ डैश। लिमिट ऑफ 1 बाई लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ द माइक्रोस्कोप दैट इज 1 अपॉन एस, एंड एस एक्सप्रेशन फॉर एस इज 1.22 लेमडा अपॉन 2 म्यू साइन आई, और 1.22 लेमडा अपॉन 2 इंटू न्यूमेरिकल अपर्चर एन ए। म्यू साइन आई इज कॉल्ड न्यूमेरिकल अपर्चर। म्यू साइन आई is the numerical aperture which is abbreviated as n capital N dot A dot, numerical aperture of the microscope mu sin I. So we have resolving power of a microscope is 1 by S, 1 by limit of resolution, and limit of resolution is 1.22 lambda upon 2 mu sin I, 2 mu sin I. Therefore 2 mu sin I upon 1.22 lambda, and this is the expression for the resolving power of a microscope, which is 2 mu sin I upon 1.22 lambda. Rp, that is resolving power R dot P dot of a microscope, is 2 mu sin I upon 1.22 lambda, and mu sin I is written as is called numerical aperture of the microscope. So it is 2, in place of mu sin A we can write 2 n dot A dot, numerical aperture upon 1.22 lambda, and this is the final expression, which is equation number 8. So equation 8 represents the final expression, that is final expression of resolving power of a microscope, which is, again I am repeating, resolving power of a microscope equals to 2 mu sin I upon 1.22 lambda is equal to 2 into numerical aperture n dot A dot, mu sin alpha is called numerical aperture n dot A dot upon 1.22 lambda. So we have derived the expression for resolving power of a microscope. Lambda is the wavelength of light. So now this video is concluded. In the next video we will discuss the resolving power of a prism, which is another very important topic for BSc Part 2 Physics Honours courses. यदि यह वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो इस वीडियो को अधिक से अधिक नंबर में अधिक से अधिक लाइक करें, तथा मेरे YouTube चैनल फिजिक्स क्वांटम क्लासेस को भी अधिक से अधिक संख्या में, अधिक से अधिक नंबर में सब्सक्राइब करना भी ना भूलें, क्योंकि यह चैनल आप सभी को क्लास 10 से ग्रेजुएशन तक और इसके अलावा प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन, कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स बुक का तथा NCERT बुक का, और इसके अलावा स्टेट बोर्ड्स, 12th स्टेट बोर्ड्स के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स, प्रॉब्लम्स, पार्टिकुलरली प्रॉब्लम्स एंड लॉन्ग क्वेश्चंस, इसके अलावा शॉर्ट क्वेश्चंस के भी, तो प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशंस तथा शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चंस के आंसर्स को भी पूरा डिटेल में डेरिवेशन के साथ डिस्कस किया जाता है इस चैनल में, जो कि आप लोगों के लिए एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी हेल्पफुल हैं। और इसके अलावा नीट एंड IIT JEE तथा अदर इंट्रेंसेस +2 लेवल के उसकी तैयारी करने वाले या ग्रेजुएशन लेवल पर जो UPSC की तैयारी फिजिक्स सब्जेक्ट लेकर करते हैं, तो उसके लिए भी, उन लोगों के लिए भी काफ़ी, वैसे स्टूडेंट्स के लिए भी ये चैनल काफ़ी यूजफुल है। थैंक यू वेरी मच।